मेरा नाम धीरज कुमार, मेरे चैनल का नाम बिहार वाले गुरुजी। आज मैं केमिकल रिएक्शन का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ, जो अभी से स्टार्ट ही कर रहा हूँ। इससे पहले वाले फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बेसिक बातें बताई थी केमिस्ट्री में। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेटल नॉन मेटल, कुछ रेडिकल के बारे में बताए थे, फार्मूला कैसे बनाते हैं, केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो जिनको ये सारी बातें आती है तो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है तो ये प्लीज आप फर्स्ट वीडियो देख लो, बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वही सब चीज अब इसमें केमिकल रिएक्शन का नाम ही है, तो रिएक्शन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ना। क्या है वैलेंसी, क्या है रेडिकल, जैसे सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये सब कैसे फार्मूला बनाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, तो वो सब जान जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। वैसे अगर जानते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। यही तो केमिकल रिएक्शन होता है। और जो टू और मोर मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे मान के चलो ए है प्लस बी है, ये बना दिया सी, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। अच्छा, केमिकल रिएक्शन जो होता है इसमें होता क्या है? केमिकल रिएक्शन में होता है एटम का रीअरेंजमेंट होता है एक तरह से। जैसे मान के चलो H2 है प्लस O2 है, ये बना गया आपको H2O। अब इसमें देखो, अब ये देखो नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, जो कि काफी स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी क्या होता है? स्ट्रांग होता है। ठीक है। और आयनिक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, जो कि वीक होता है। तो नॉन मेटल के बीच में बनता है आपको कोवैलेंट बॉन्ड, और मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ये दोनों बॉन्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसके बाद जो केमिस्ट्री का जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम वो दोनों चीज एकदम डीपली हम बता देंगे आपको। तो फिलहाल अभी समझो नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। तो अब यहाँ पे H2 प्लस O2 है, तो H2 का जो होता है स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है HH। और ऑक्सीजन का क्या होता है? वो डबल बॉन्ड हो। और वाटर का जो होता है स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसमें होता क्या है केमिकल रिएक्शन में? कोई भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। ओल्ड बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। ओल्ड बॉन्ड का क्या होता है? ब्रेक होता है। ये भी क्या, ये बॉन्ड भी क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। अच्छा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। और यहाँ भी क्या होगा? एनर्जी देना पड़ेगा। तभी तो किसी भी चीज को तोड़ने के लिए क्या एनर्जी देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे नया बॉन्ड है, न्यू बॉन्ड बना है आपको। यहाँ पे H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड था। लेकिन इधर जो प्रोडक्ट साइड में जो है वाटर बना है, अब वाटर में क्या है? कहीं H और H के बीच में बॉन्ड दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। एक नया बॉन्ड बना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में नया बॉन्ड बना है। जब नया बॉन्ड बनता है तो वहां पे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होता है। जब नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। ओल्ड बॉन्ड में हमको एनर्जी देना पड़ता है, नया बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है वहां पे एनर्जी रिलीज होता है। अब इसी से डिसाइड होता है आपको क्या? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, वो चलो बात की बात है। तो अभी केमिकल जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है? सिंपली आप ये समझो कि पुराना बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक टूटना और नया बॉन्ड का बनना। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन का टाइप देखते हैं। केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या दूसरा नाम क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम सिंथेसिस रिएक्शन भी है।
सिंथेसिस रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, कोई भी जो इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, टू और मोर रिएक्टेंट मिलके क्या बनाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, डिफिनीशन भी लिख लो। डिफिनीशन क्या लिखोगे इसका कि व्हेन टू और मोर इन एनी केमिकल रिएक्शन, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें जैसे इसका क्या हो जाएगा, इस तरह से, जैसे A प्लस बी क्या बना, C बना। सपोज करो A प्लस बी प्लस C, तीन भी रिएक्टेंट रहेगा, सिंगल ही प्रोडक्ट। हमको इस पे देखना सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल हम बोलेंगे याद रखने के लिए, एक NO2 प्लस O2 प्लस H2O, ये होता है HNO3। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ये रिएक्शन आप याद रखो इसको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, ये रिएक्शन दिमाग में आना चाहिए आपको कि NO2 प्लस O2 प्लस H2, ये भी क्या कॉम्बिनेशन है कि नहीं, तीन रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इस रिएक्शन का कहीं, अब ये याद रखोगे तो एक वर्ड प्रॉब्लम इस पे हम आपको बताएंगे, आपको जब एसिड बेस पढ़ाएंगे तो उसमें एक वर्ड प्रॉब्लम देंगे। डायरेक्ट अगर ये पता रहेगा, याद रहेगा, मेमोराइज रहेगा, तो आप डायरेक्ट बना दोगे आप, ठीक है। इसलिए हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल में हम यही रिएक्शन हम बच्चे को सजेस्ट करते हैं कि याद रखो। ऐसे बहुत सारा रिएक्शन होगा, जैसे मान के चलो C प्लस O2 क्या हो जाएगा, CO2, S प्लस O2 SO2, SO2 प्लस O2 SO3, CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड CaOH होल ट्वाइस एक्वस। जैसे H2 प्लस Cl2 H2 गैस, Cl2 गैस क्या बन जाएगा, 2HCl। लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है कॉम्बिनेशन, आपको बहुत सारे रिएक्शन देखे होंगे, कम से कम कॉम्बिनेशन के बारे में जान रहे, दो तीन एग्जांपल भी याद होना चाहिए कॉम्बिनेशन का, और प्लस ये रिएक्शन तो मेमोराइज होना ही होना चाहिए। ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको याद होना ही चाहिए। और इसको बैलेंस भी आप कर सकते हो, बैलेंस करके आप अगर देख रहे हो मेरा वीडियो तो बैलेंस करके जरा सा कमेंट करना खुद से करके, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जनरली नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है जनरली मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, मोस्ट ऑफ द। लेकिन ऐसा नहीं, ये कहना गलत होगा कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, ये कहना गलत हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, मोस्ट ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक नॉट ऑलवेज, ये भी बात पॉइंट में लिखोगे। देखो हम जो केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कोई कोई वर्ड बोल रहे हैं तो उसको भी आपको दिमाग में रखना है, क्या पता वही एग्जाम में आ जाए, वही कोई पूछ दे। तो जो भी बात बोल रहे हैं वैसे हम कोशिश करेंगे सब कुछ अगर अच्छा। और दूसरा बात, अगर ये सब वीडियो देखने के बाद अगर नोट्स का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, तो आप हमको कमेंट्स करना, तो नोट्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन जो जो बात बोल रहे हैं, हो सकता है इसको बार बार हम बोल रहे हैं आपको, कोई भी बात ऐसा बोल रहे हैं जो लिख नहीं रहे हैं, हो सकता है वही एग्जाम में आ जाए। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको क्या बोले कि नॉट ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जनरली होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसका एग्जांपल एक है कि N2 प्लस N2 गैस प्लस O2 गैस, ये होता है 2NO, ये क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। ये क्या होता है, एंडोथर्मिक, ठीक है, ये भी याद रखोगे, ठीक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, लेकिन है क्या, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यानी कि ऑब्जर्वेशन अगर जनरली बोलेंगे तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा जनरली, और एक्सोथर्मिक नेचर का होगा, ठीक है।
चलिए, अच्छा अब है आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन दूसरा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इसमें सिंगल रिएक्टेंट रहेगा, सिंगल रिएक्टेंट, जैसे ए एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये टूट के क्या बनाएगा, मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएगा। बी प्लस सी भी हो सकता है, प्लस टी भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा और मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक है, तो ठीक, अच्छा ये क्या होगा आपको इसमें, जैसे अब इसको अब किया है, जैसे मान के चलो ये कोई रिएक्टेंट है, अब इससे हमको 3 प्रोडक्ट बनाना है, 2 प्रोडक्ट बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, तोड़ना ही तो पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा हमको, हीट देना पड़ेगा। मतलब कि इधर हीट देंगे तभी जाके क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। मतलब बॉन्ड को तोड़ने के जैसे कोई भी, जैसे मान के चलो इधर CaCO3 है, एग्जाम्पल CaCO3 है, अब कैल्शियम है, CO3 है। अब ये देखो कौन सा रेडिकल से मिलके बना हुआ, ये क्या Ca2 प्लस से मिलके बना है, कैल्शियम है, मेटल है, ये क्या है CO3 2 माइनस, यानी Ca2 प्लस ये क्या हो जाएगा Ca3 2 माइनस। यहाँ पे देखो कैटाइन और एनाइन, जहां आपको कैटाइन और एनाइन अभी के लिए यही सोचो आप, जहां पे जब तक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना नहीं दे रहा है, जहां पे कैटाइन रहे एनाइन रहे, तो ये जो कंबाइंड होकर क्या बनता है, यहाँ पे कैटाइन है, ये एनाइन है, इसके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है, ये पास आ जाता है, एक बॉन्ड बना लेता है, जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड ही बोलते हैं। इन दोनों के बीच में क्या है, आयनिक बॉन्ड से बंधा हुआ है ये। अब इसको तोड़ने के लिए क्या देना पड़ेगा हमको, एनर्जी देना पड़ेगा, तभी तो ये टूटेगा और तभी तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। ये यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे हीट देना पड़ेगा, हीट देंगे तब जाके ये क्या हो जाएगा, CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये आपको ऑलवेज बोल सकते हो क्या होता है, ये एंडोथर्मिक इन नेचर होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक इन नेचर होता है। एंडोथर्मिक इन नेचर क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या है, ये जो है इसका रिएक्टेंट जो है, ये कौन सा, मतलब कि बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसको तोड़ने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या, इधर हीट दिए हैं, एक्सोथर्मिक मतलब क्या, यहाँ रिएक्शन होने के बाद इधर हीट रिलीज होगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट हम लोग दे रहे हैं इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो ये तो हमेशा क्या होगा, डिकम्पोजिशन तो ऑलवेज क्या होगा, एंडोथर्मिक ही होगा ना। हमको बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ने के लिए हमेशा क्या देना पड़ेगा, अपने टूटेगा नहीं। चाहे लाइट एनर्जी दो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी दे के एनर्जी दो, चाहे थर्मल एनर्जी दो, हमको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देना ही पड़ेगा। तो एंडोथर्मिक को हम बोल सकते हैं, सॉरी डिकम्पोजिशन को बोल सकते हैं हम लोग क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं इसको। अच्छा डिकम्पोजिशन का आप देखो, डिकम्पोजिशन में जैसे आपको बोले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक कम से कम रिएक्शन जो हम बोले हैं NO2 प्लस O2 प्लस H2O इक्वल टू HNO3, वो याद रखना है। उसी तरह से डिकम्पोजिशन में जितना रिएक्शन अभी लिखेंगे सबका सब मेमोराइज होना ही होना चाहिए। सबका सब मेमोराइज होना ही होना चाहिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 टाइप होता है। एक होता है आपको क्या, पहला टाइप होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, अच्छा ये समझ गए एंडोथर्मिक इन नेचर क्यों होता है, क्योंकि हमको हीट हमको देना पड़ता है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। हीट क्यों देना पड़ता है, क्योंकि ये रिएक्टेंट जो होता है इसमें आयनिक बॉन्ड से बंधा हुआ होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता है। उसको तोड़ने के लिए हमको हीट देना पड़ेगा, तभी तो जाके मल्टीपल प्रोडक्ट में फॉर्म होगा ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये 3 टाइप का होता है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है।
थर्मल हीट, मतलब कि थर्मली हम लोग हीट सप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या, इसका एग्जांपल क्या याद रखोगे? अच्छा एक चीज और याद रखो इसमें कि कोई भी तो आपका जो है मेटल कार्बोनेट, जनरली कोई भी मेटल कार्बोनेट याद रख लो भी, मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं, ठीक है, कोई भी मेटल कार्बोनेट को जनरली अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, हमको मेटल का ऑक्साइड बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब बता रहे हैं आपको, मेटल ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगा, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, कोई भी कार्बोनेट ले लो, एग्जांपल ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट बात जो बोलते जा रहे हैं उसको मेमोराइज करना है। अब मेटल हम जहां तक हो सकेगा आपको कम से कम चीज याद करने बोलेंगे, लेकिन जो याद करने बोलेंगे उसको तो रट डालना है, तो रट डालना है। ठीक है, आप बोल रहे हैं मेटल कार्बोनेट को हीट करने पे क्या देता है, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, तो याद रखो जहां कार्बोनेट देखेंगे हम हीट का सिंबल रहेगा, ऑक्साइड बना देंगे, CO2 अपने मन से बना देंगे, सिर्फ Na और K को छोड़ के। जैसे यहाँ पे आपको बोल दें CaCO3 है, इसको हीट करेंगे क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। यहाँ हीट दिया तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे बोल देंगे आपको MgCO3, हीट करेंगे क्या बनेगा, MgO प्लस CO2। ये क्या होता है, सॉलिड नेचर, ये क्या होता है सॉलिड, ये भी क्या होगा सॉलिड, ये क्या होगा गैस, ये क्या होगा गैस, ये क्या होगा सॉलिड। अच्छा एक और चीज अभी बता रहे हैं आपको, हम आगे बताएंगे कि अब इसमें बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि किस कंपाउंड के आगे सॉलिड लगाएंगे, कहाँ पे सॉलिड लगाएंगे, कहाँ पे गैस का तो चलो पता चल जाता है, CO2 है तो गैस लगा देते हैं, H2 है तो गैस लगा देते हैं, लेकिन कौन सा कंपाउंड लिक्विड है, कहाँ एक्वस लगाएंगे, कहाँ सॉलिड लगाएंगे, उसमें कंफ्यूजन होता है। वो सारा कुछ क्लियर कर देंगे जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब पढ़ाने से पहले, उसको हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे सॉलिड ही रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड ही रहेगा। और CaO भी क्या होता है, अच्छा ये आयनिक कंपाउंड क्या होता है, सॉलिड इन नेचर होता है, जो कैटायन और एनायन से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, और वो क्या होता है, सॉलिड इन नेचर ही होता है। तो यहाँ पे क्या है, CaCO3, ये तो क्या हो जाएगा, सॉलिड इन नेचर, यहाँ S लिखे हैं, MgCO3 क्या है, Mg2 प्लस। ये देखो ये तोड़ने के लिए आना चाहिए आपको, अभी बताएं, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि अब MgCO3 में कौन सा कैटायन कौन सा एनायन है। तो यहाँ पे क्या Mg क्या होता है, मेटल होता है, ग्रुप 2, तो यहाँ पे ग्रुप 2 वैलेंसी कितना 2, तो क्या हो जाएगा Mg2 प्लस। ये Mg2 प्लस क्यों आया है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, Mg का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2,8,2 था। इसको स्टेबल होना था तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे 2 पॉजिटिव चार्ज, तो Mg पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस चार्ज आएगा। यहाँ इसीलिए Mg2 प्लस आया है। Mg का जो वैलेंसी है 2 पर वही चार्ज लोगे आप, मेटल है तो प्लस चार्ज देंगे। यहाँ CO3 का बताया था आपको, CO3 पे क्या होता है 2 माइनस, यानी ये 2 मतलब ये कैटायन Mg2 प्लस कैटायन से बना और ये एनायन से बना है। अब ये दोनों क्या है, कैटायन है एनायन है, इसमें क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बहुत ज्यादा हीट देते हैं तभी जाके ब्रेक करता है, इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक। तो अब ये क्या है MgCO3, इसको अब तोड़ेंगे, हम क्या बोले, मेटल कार्बोनेट को हीट करने पे क्या करते हैं हम लोग, क्या किस में टूटता है, MgO प्लस CO2 में टूटता है। ठीक है, इसमें कलर भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जैसे मान के चलो PbCO3, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, PbO प्लस CO2। हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी मेटल कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं इसके अलावा, ठीक है, तो क्या दे रहा है, PbO प्लस CO2 दे रहे हैं सबको। अब कोई भी कार्बोनेट देखेंगे इसको याद रखेंगे, हम मेटल कार्बोनेट हीट करने पे ये देता है, इसको एक्सेप्शन में इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा PbCO3, अब ये इसका ये भी क्या हो जाएगा सॉलिड, ये क्या होगा गैस, ये तो सॉलिड है ही। इसका कलर कैसा होता है, येलो। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, PbO का कलर याद रखोगे येलो होता है। ठीक है, तो ये चीज से क्लियर हो गया, इसका सारा एग्जांपल अपने आप आपको दिमाग में आ जाएगा ये चीज याद रखने से। अब देखो दूसरा बात क्या याद रखना है इसमें, थर्मल डिकम्पोजिशन में कोई भी नाइट्रेट है, कोई भी नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, जनरली मेटल नाइट्रेट को हीट करने पे क्या मिलता है हमको, जनरली मेटल नाइट्रेट को हीट करने पे हमको मिलता है क्या, मेटल का ऑक्साइड, मेटल नाइट्रेट। दूसरा पॉइंट, मेटल नाइट्रेट
मेटल नाइट्रेट को हीट करने पे क्या मिलता है, मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। ये NO2 गैस का कलर होता है रेडिश ब्राउन, याद रखना है कलर रेडिश ब्राउन। अभी तक जो कलर हम लोग आते जाएगा, हम यहाँ पे साइड में लिखते जा रहे हैं। अभी आपने देखा क्या, PbO का कलर कैसा होता है, येलो। अभी NO2 ये क्या है, सॉलिड नेचर। NO2 क्या है, गैस, कैसा, रेडिश ब्राउन निकलता है गैस। सब लिखते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रेडिश ब्राउन पहला, दूसरा, इसको हम साइड में लिखते जा रहे हैं। चलो दो ही मिला अभी, ठीक है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, मेटल नाइट्रेट को हीट करने पे क्या देता है, मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। जनरली ये सब ऑलवेज नहीं, जनरली हम बोल रहे हैं, जनरली, ठीक है। जैसे एक हम मेटल नाइट्रेट लेते हैं, जैसे मान के चलो PbNO3 होल ट्वाइस। Pb क्या है, लेड नाइट्रेट है। लेड का वैलेंसी क्या बताए थे, 2 बताए थे। NO3 का क्या होता है, नाइट्रेट बोलते हैं। NO3 का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। ये जिसको नहीं पता है ये चीज, एक बार वीडियो, फर्स्ट वीडियो इसका देख लें, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा और प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अभी है टाइम, अभी जितना बता रहे हैं उतना कर लोगे तो सफिशियंट है। जो कुछ नहीं पढ़े हो सिर्फ वीडियो देख लोगे, जो पढ़े भी हो तो पढ़े तो उसका रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं पढ़े हो अभी से स्टार्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो देखो, सब कुछ हो जाएगा। तो PbNO3 होल ट्वाइस, अब इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो मेटल का नाइट्रेट है, मेटल को नाइट्रेट करने पे, हीट करने पे क्या देता है, मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 देता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, PbO सॉलिड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। अब कलर वहां लिखी दिया, अंडरस्टूड, यहाँ पे कलर वही होगा, है ना। चलो अब जैसे मान के चलो CuNO3 होल ट्वाइस, CuNO3 होल ट्वाइस, इसको हीट करने पे क्या देता है, CuO सॉलिड प्लस NO2 प्लस O2 गैस, ठीक है। ये रिएक्शन, ये चीज याद होना चाहिए। ये चीज यहाँ पे 3 प्रोडक्ट दे रहा है, देख रहे हो, NO2 प्लस O2। अब यहाँ पे एक चीज ये भी आ गया, ये उसका कलर होता है क्या, ब्लैक, यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अब 3 नंबर में CuO का कलर कैसा होता है, सॉलिड नेचर होता है, कैसा होता है, ब्लैक, ठीक है। फोर्थ में जो आएगा देखते चलेंगे, ये समझ रहे हो बात को, ठीक। अब जो है ये चीज 2 एग्जांपल समझे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। एक कार्बोनेट को हीट करने पे क्या बनता है, एक मेटल नाइट्रेट को हीट करने पे क्या बनता है, ठीक है। अब एक अच्छा एग्जांपल है जो कि अक्सर पूछता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जैसे एग्जाम में पूछेगा, राइट 2 एग्जांपल ऑफ थर्मल, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, इस तरह से पूछता है। तो आप इसमें से कोई एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको, जैसे वर्ड प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है, ये कंपाउंड दिस इसमें कुछ डाले तो ये बना, उसमें कुछ डाले तो ये गैस निकला, ठीक है। उन सब के लिए आपको ये सारा रिएक्शन दिमाग में होना चाहिए। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, हाँ एक रिएक्शन बोले, तीसरा रिएक्शन, तीसरा क्या है, जैसे FeSO4 डॉट 7H2O, ये कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर का, है ना, ग्रीन कलर का, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर जो होता है FeSO4 डॉट 7H2O, अब ये 7H2O क्या है, ये 7H2O जो होता है, ये इसमें क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर मतलब कि वाटर का 7 मॉलिक्यूल जो है, इसमें हम केमिकली ऐड करा है, केमिकली ऐड करा है, इसको क्रिस्टल एक शेप देने के लिए और डिफिनिट शेप देने के लिए और कलर प्रोवाइड करने के लिए, इसी के वजह से ये कलर आता है, इसका ग्रीन कलर आता है। अच्छा अब इसमें देखो क्या है, FeSO4.7H2O कलर कैसा होता है, ग्रीन। अब इसको अगर हीट करेंगे, सबसे पहले क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा, जो कि क्या हो जाएगा, व्हाइट, ठीक है। अब इसको जब हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, Fe, ये क्या है, सॉलिड इन नेचर, Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। इसका क्या होगा, चॉकिंग स्मेल होता है, इसका चॉकिंग स्मेल।
चॉकिंग स्पेल अब जैसे बोल देगा कि लैब में अगर ये रिएक्शन कराते हैं, लैब में एक रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन लोगे, तो प्रिकॉशन क्या लोगे, जो भी स्टूडेंट रहेगा बोलोगे भाई दूर हो जा थोड़ा सा, ठीक है, या मास्क पहन लेंगे, ठीक है, यही प्रिकॉशन लेंगे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में ये रिएक्शन तो याद होना ही चाहिए। जिस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बोले आपको क्या NO2 प्लस H2O प्लस O2 इक्वल टू HNO3, उसी तरह से ये तो पता है थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा, आपको तो ये बोल ही दिया कि मेटल नाइट्रेट को हीट करने पे क्या देता है, ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 देता है, और कार्बोनेट को हीट करने पे क्या देता है, ऑक्साइड प्लस CO2, वो तो याद ही हो चुका। अब ये रिएक्शन को तो रूल तो नहीं है, इसको अलग से याद रखेंगे। FeSO4 को हीट करने पे क्या देता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 देता है, ठीक। तीसरा हो गया। अब चौथा रिएक्शन क्या है इसमें, एक होता है क्या, Pb3O4, ये होता है सॉलिड इन नेचर और ये होता है रेड कलर का, ये रेड कलर का। अब यहां पे जाएगा Pb3O4 सॉलिड, कैसा, रेड कलर का। अब इसको हीट जब करेंगे तो क्या देगा, PbO सॉलिड प्लस O2 गैस, ठीक है। पांचवा रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन का, पांचवा रिएक्शन क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो Ag2O है, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Ag प्लस O2, सिक्स में है HgO प्लस, इस HgO को थोड़ा सा हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ये सब मेटल और मेटल का भी पढ़ेंगे उसमें हम लोग, ठीक है। अब ये सारा रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन का कितना रिएक्शन बताएं, 6 रिएक्शन बताएं। और कोई रिएक्शन है तो हम जरा देख लें। सी हो गया, Pb3 हो गया, मैन हो गया, हाँ, अच्छा नहीं उसका तो फिर उसमें फोटोलाइटिक में हो जाएगा। चलो अब देख, ये तो हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का इतना रिएक्शन याद होना चाहिए, 6 रिएक्शन, 6 रिएक्शन बोले तो 6 रिएक्शन याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है। एकदम सिंपल है, जिस तरह से करवा रहे हैं आपको बोल रहे हैं उसी तरह से पैरेलल चलोगे, उसके बाद 10 मिनट टाइम दोगे, 15 मिनट टाइम दोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। 15 मिनट टाइम देना आपको केमिकल रिएक्शन, जब मेरे से पढ़ लिए, सारा वीडियो देख लिए, उसके बाद केमिकल रिएक्शन पे आप डेली खाली 15 मिनट टाइम देना, बस, ज्यादा नहीं। एग्जाम तक 15 मिनट टाइम देना, 15 से 20 मिनट, ज्यादा नहीं, ठीक है, अपने आप कवर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने का और एक मेरा रीजन है, एक मेरा स्टूडेंट है जिसको केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ाए थे, ठीक है, वो बोला कि सर पहले इसी का वीडियो अपलोड कर दीजिए, थोड़ा टेस्टिंग भी हो जाएगा, हमको भी समझ में आ जाएगा वीडियो कितना इफेक्टिव है नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद उसका भी आपको फीडबैक हम किसी वीडियो में बताएंगे। आखिर पढ़ाना तो सब चैप्टर है ही, हम कोशिश करेंगे आप लोग का प्री बोर्ड के एग्जाम से पहले ही केमिस्ट्री का कम से कम सारा वीडियो हम अपलोड कर दें, ठीक है, ताकि आप लोग को भी पता चले आखिर वीडियो में कितना दम है। चलो दूसरा होता है क्या, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक में सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपको AgCl सॉलिड, ये होता है व्हाइट, ठीक है, यहाँ पे AgCl सॉलिड ये व्हाइट में जाएगा, 6 में AgBr सॉलिड ये येलो में जाएगा, 7 में जो याद आ रहा है अभी हम लिखते जा रहे हैं H2SO4 कलरलेस, ठीक है, एक्वस। 8 में और भी जो भी याद आते जाएगा, जैसे CuS ब्लैक, ठीक है, और भी याद आएगा तो लिखेंगे।
चलो, हाँ, ये इसको अगर यहाँ पे सनलाइट डालेंगे, यहाँ पे हम सनलाइट, सनलाइट को देखो कहीं कहीं सनलाइट लिखा रहेगा, कहीं कहीं एच न्यू लिखा रहेगा, कहीं कहीं एच एफ लिखा रहेगा। न्यू और एफ क्या फ्रीक्वेंसी है, दोनों एक ही चीज है, तो घबराना नहीं है। सनलाइट चाहे एच न्यू चाहे एच एफ चाहे फोटोन भी लिखा रहेगा कहीं कहीं, इन चारों में से कोई यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये टूट के क्या दे देगा, सनलाइट के ही हीट से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इतना कम हीट में। एजी सॉलिड प्लस Cl2 गैस, ये कैसा होगा, ग्रे कलर का होगा। ठीक है, जैसे AgBr सॉलिड क्या दे देगा, वही सनलाइट के प्रेजेंस में Ag ग्रे प्लस Br2। ठीक है, चलो अच्छा, एक और चीज याद रखो, AgCl और AgBr जो है हम लोग यूज करते थे पहले, अब तो नहीं होता, अब तो कैमरा वैमरा आ गया, अच्छा अच्छा कैमरा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये चीज यूज होता था। तो AgCl याद रखो, AgCl एंड AgBr आर used in black and white photography। ठीक है, चलो अब इसका एक दो एग्जांपल हुआ, एक एग्जांपल और है, देख लेते हैं। दो, तीसरा क्या है, आपको H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ठीक है, यहां भी सनलाइट डालेंगे तो ये टूट जाएगा किसमें, H2O लिक्विड में प्लस O2 गैस में, H2O2। अब इसीलिए देखो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बोला जाता है, तुमको क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे, व्हाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज स्टोर्ड इन कलर्ड बोतल। तो कलर्ड बोतल में रखने से क्या होगा, डायरेक्ट सनलाइट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, H2O और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको कलर्ड बोतल में स्टोर करते हैं। ठीक, चलो ये हो गया आपको क्या, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये 3 एग्जांपल आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा, वहां जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देके, इलेक्ट्रिक करंट देके हम लोग उसको डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट देके, करंट पास करा के क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे H2O, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या बन जाएगा, H2 प्लस O2, ये गैस, ये भी गैस, ये भी लिक्विड। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे क्वेश्चन। अच्छा, हम जो ये बोल रहे हैं कि जब तक मेरा वीडियो खत्म नहीं हो जाता है केमिकल रिएक्शन का, जैसे केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है, पहले हम बोल देंगे कि हाँ मेरा वीडियो खत्म हो गया है, तब आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाना, तब नहीं बनता है, फिर वही बात, नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी मटेरियल से कहीं से भी उठाओगे क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करा के ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यहाँ पे लिख दे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे NaCl मोल्टेन, देखो मोल्टेन और एक्वस में डिफरेंस है। मोल्टेन मतलब क्या, हीट दे के पिघला दिए, पानी नहीं है इसमें, हीट दे के क्या किया, जैसे आयरन को मेल्ट करने में बहुत ज्यादा हीट करोगे तो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है कि नहीं। उसी तरह से नमक को भी क्या करेंगे, NaCl को इतना हीट दिएंगे कि मेल्ट कर गया। ठीक है, मोल्टेन लिक्विड स्टेट में आ गया है। अब इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे यहां से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस। ठीक है, अब ये भी देखो यहाँ पे, ये भी याद रख लो, H2 जो होता है कलेक्ट होता है कहां पर, H2 गैस कलेक्ट होता है, O2 होता है एनोड पे कलेक्ट, ये सब आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में, और ये कैथोड पे कलेक्ट होता है। खैर अभी आप ये एग्जांपल याद रखो, जैसे मान के चलो MgCl2 मोल्टेन, यही इलेक्ट्रिसिटी, तो Mg सॉलिड प्लस Cl2 गैस। Cl2 कहां पर जाएगा, एनोड पे जाएगा, क्योंकि Mg क्या होता है, कैटायन, मेटल क्या बनता है, कैटायन बनता है, एनोड कैथोड पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज,
तो नेगेटिव चार्ज पे कहाँ जाए, कैटायनिक तो जाएगा, ये कहाँ पे कैथोड पे। तो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 कैटेगरी था आपको, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक। सारे का एग्जाम्पल, इसका भी 3 एग्जाम्पल बताए हैं और फोटोलाइटिक का भी 3 एग्जाम्पल बताए हैं और उसका आपको 6 एग्जाम्पल बताए हैं। इतना सारा एग्जाम्पल मेमोराइज होना ही चाहिए। चलो अब देखते हैं तीसरा रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। चलो तीसरा, थर्ड नंबर क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि अब इसमें रिएक्टिविटी सीरीज जो बताए थे आपको, उसको दिमाग में रखना होगा। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे एक मेटल रहेगा और दूसरा मेटल का कंपाउंड रहेगा, आयनिक कंपाउंड ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये एक जो हायर ऊपर जो मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में, जो हायर रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगा, ये भी क्या है, इसमें मेटल है ये। अब ये क्या करेगा, इसको जो हायर रिएक्टिव मेटल है अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, यहां से डिस्प्लेस कर देगा इसको, उसके जगह पे खुद आ जाएगा और इसको डिस्प्लेस कर देगा। यानी अगर ये हायर रिएक्टिव मेटल है, यानी कि ए इज हाईली रिएक्टिव देन बी, ठीक है, मेटल बी, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। देन इट कैन डिस्प्लेसेस बी, ये क्या बन जाएगा, यहां से AC प्लस ये बी, ये सॉलिड, ये क्या रहेगा, एक्वस रहेगा, ये सॉलिड ही रहेगा, ये एक्वस बन जाएगा, ठीक है। ए इज हाईली रिएक्टिव मेटल देन बी, देन इट कैन डिस्प्लेसेस बी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए, जो ऊपर अपने से लेस रिएक्टिव वाले मेटल के कंपाउंड को वहां से उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे मान के चलो हम आपको बोल दें कि जैसे Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, अब Zn क्या है, मेटल है तो सॉलिड, और CuSO4 क्या हो जाएगा, एक्वस, ये क्या हो जाएगा, देखो तो Zn क्या है, अब इसका रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या था ऊपर में, KNaCa Mg एल्युमिनियम, Zn Fe Pb हाइड्रोजन, Cu Hg Ag Au Pt। अब देखो Zn कहाँ है, यहाँ है, और Cu कहाँ है, यहाँ है, ये क्या है, Zn क्या है, ऊपर है, हायर रिएक्टिव मेटल है, इधर जो है यहां से यहां जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करते जाता है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, ठीक है। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज करते जाता है मेटल का। ये सबसे हायर मेटल क्या हो, रिएक्टिव मेटल क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। उसके बाद ये थोड़ा बीच वाला क्या होता है, मॉडरेट रिएक्टिव होता है। ये सब फिर से मेटल नॉन मेटल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ ये समझो कि जो हायर रिएक्टिव मेटल है वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, भगा देगा दूर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ZnSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। अब ZnSO4 का कलर भी क्या होता है,
ZnSO4 का कलर भी व्हाइट ही होता है। अच्छा, ये सब रिएक्शन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होगा एक्वस मीडियम में होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस में होगा? एक्वस मीडियम में होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट बात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन occurs in aqueous medium। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इसमें पीपीटी, नो पीपीटी फॉर्म, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो पीपीटी फॉर्म, कभी पीपीटी नहीं बनाएगा ये। तीसरा बात और क्या होता है, नो पीपीटी फॉर्म। तीसरा होता है इसमें कलर चेंज हो सकता है, कलर चेंज टेक प्लेस। चौथा होगा क्या, ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा। एक्सोथर्मिक इन नेचर क्यों होगा? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट साइड में बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट बॉन्ड जो होता है तुम्हारा क्या होता है, स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में इतना सारा पता होना चाहिए। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स इन एक्वस मीडियम, नो पीपीटी इज फॉर्म, कलर चेंज टेक्स प्लेस, ठीक है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। इतना सारा बात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पता होना चाहिए। अब आ गया वो टाइम जो अब जैसे लिखोगे यहाँ पे, कहाँ पे एक्वस लिखेंगे, कहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम पहले बता ही डालते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका अब नीड पड़ेगा। ठीक, चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, all nitrates are soluble in water। ऑल मेटल नाइट्रेट बोलो, ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर soluble in वाटर। ठीक, दूसरा, ऑल मेटल एसीटेट आर soluble in वाटर एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट एल्युमिनियम एसीटेट। एल्युमिनियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो एल्युमिनियम का क्या होता है, एल्युमिनियम एल, एसीटेट का क्या बोले थे, CH3COO माइनस, इसका वैलेंसी कितना 1, इसका वैलेंसी कितना 3, इसका वैलेंसी इस पे जाएगा और इसका इस पे आएगा, तो क्या हो जाएगा AlCH3CO होल थ्राइस। तो इसमें पहले एसीटेट वाले में पहले इसी को लिखते हैं, यानी इसको इसे भी लिख सकते हैं CH3COO
ऑल थ्राइस एल्युमिनियम। तो इसको एसीटेट में इसको छोड़ के जितना भी एसीटेट होगा सब का सब क्या होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा। अगर वाटर में रिएक्शन हो रहा है, एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, तो जो सोल्यूबल है, यहाँ पे जो सोल्यूबल दिख रहा है आपको, जैसे अब जैसे NaNO3 लेंगे रिएक्शन में, अब देख रहे हैं कि एक्वस मीडियम में हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये एक्वस मीडियम में होता है। तो जो सोल्यूबल रहेगा उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, एक्वस लिखेंगे, जो इनसॉल्युबल रहेगा उसके आगे सॉलिड लगाएंगे। तो अभी दो पता चला आपको, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर और मेटल एसीटेट आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट एल्युमिनियम एसीटेट, याद रखना है इसको। तीसरा होता है ऑल मेटल सल्फेट आर soluble in water except क्या, Ag2SO4, उसके बाद PbSO4 और BaSO4। यानी कि मेटल याद रखो, सल्फेट क्या, Ag, Pb और Ba का सल्फेट जो होगा वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, यानी इसके आगे क्या लिखाएगा, सॉलिड लिखाएगा। अच्छा, फोर्थ नंबर, ऑल मेटल क्लोराइड आयोडाइड आर soluble in water except Ag और Pb, यही दो। यानी Agi2 या PbI2 ये क्या होगा, सोल्यूबल नहीं होगा। जैसे AgCl और PbCl2 क्या होगा, वाटर में। ये दिख रहा है कि नहीं, मेरा चेक कर लूं मैं। ऑल नहीं दिख रहा, मेटल क्लोराइड यहां मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। यहां पे लिख दे रहा हूं इसको, फोर्थ नंबर, ऑल मेटल क्लोराइड आयोडाइड आर soluble in water except Ag and Pb। ठीक ना। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज याद आया हमको, PbI2 का भी कलर येलो होता है और ये भी क्या होता है, सॉलिड होता है। जैसे जैसे याद आते जाएगा लिखते चलेंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज जो है, जैसे AgCl आपको रहेगा, जैसे AgCl क्या होगा, वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। Pb क्या है, वाटर में PbCl2 वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। PbI2 वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो ये सब बात याद रखोगे। अब ये था सॉल्युबल वाला बात, इनसॉल्युबल को हम लोग एक्सेप्शन देख रहे थे, जो इनसॉल्युबल था एक्सेप्शन मान रहे थे। अब ये तो आपको चार हो गया, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ऑल एसीटेट आर सॉल्युबल इन वाटर, जिसमें एक्सेप्शन था क्या, एल्युमिनियम एसीटेट, ऑल सल्फेट आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट AgPbBa, ऑल मेटल क्लोराइड आयोडाइड, इसमें AgPb है, उसमें Ba था, इसमें AgPb रहेगा सिर्फ। ठीक है, ये याद होना ही चाहिए। अब दूसरा इसी में देखो, इसी में क्या है, अब इसको ग्रुप ए मान लेते हैं, मान के चलो। ठीक है, पार्ट ए मतलब सोल्युबिलिटी इनसॉल्युबिलिटी कैसे याद करेंगे, इसको हम लोग सॉल्युबल वाला बात को हम लोग ग्रुप ए में मान लेते हैं। अब इनसॉल्युबल वाला का देखते हैं।
अब इसी में ग्रुप बी, ठीक है, इसमें दो ही है। ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड आर insoluble in water. All metal hydroxide are insoluble in water except Na, K and Ba. बाद बाकी जितना भी हाइड्रोक्साइड होगा इंसोल्युबल मान के चलोगे क्लास 10 तक, ठीक है। चलो दूसरा, ऑल मेटल कार्बोनेट सल्फाइड 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 का क्या होता है H2 माइनस, सल्फाइड का क्या होता है SO3 2 माइनस, एंड फॉस्फेट आर insoluble in water except वही चीज सोडियम एंड पोटेशियम। यानी कि जैसे आपको हम बोल दें कि Na2CO3 अगर एक्वस मीडियम में पानी मिला दिए तो इसके आगे क्या लिखाएगा, एक्वस लिखाएगा, क्योंकि ऑल मेटल कार्बन सल्फेट आर इनसॉल्युबल, बट ये Na और K वाला क्या होगा, सॉल्युबल होगा ना। यही आपको बोल दें हम क्या, BaSO3 क्या लिखाएगा यहाँ, सॉलिड लिखाएगा। ये वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा ही नहीं कि एक्वस लिखाएगा यहाँ पे। बात समझे कि नहीं आप, ठीक है। तो ये सारा बात याद रखना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। चलो देखो, अब है जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे आपको हम बोल दें FeSO4 जैसे Cu प्लस FeSO4, ये क्या होगा, एक्वस, क्योंकि ऑल सल्फेट आर सोल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट Ag, Pb एंड Ba, वो तो है नहीं। तो ये क्या होगा, अब देखो यहाँ Cu है, Cu कहाँ है, नीचे है, और Fe कहाँ है, ऊपर है। इसका औकात नहीं है कि Fe को डिस्प्लेस कर पाएगा, यानी कि नो रिएक्शन। अब यही चीज ये होता है अगर Fe प्लस CuSO4 एक्वस, तो ये क्या हो जाता है आपको, FeSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। अब देखो CuSO4 का कलर कैसा होता है, ब्लू, और 12 में FeSO4 एक्वस, ये एक्वस क्या हो जाएगा, ग्रीन, ठीक। चलो ये चीज हुआ। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फोर्थ नंबर है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि दो आयनिक कंपाउंड रहेगा AB प्लस CD, दो आयनिक कंपाउंड, दोनों आयनिक कंपाउंड क्या होगा, एक्वस मीडियम में ही रहेगा। हम क्या बोले, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्वस मीडियम में होता है, उसका भी रीजन एक्वस मीडियम में क्यों होगा। अब ये क्या होगा, एक्वस मीडियम में रहेगा, दो आयनिक कंपाउंड है, मतलब आयनिक कंपाउंड मतलब क्या, ये कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है, मतलब ये A प्लस होगा और ये B माइनस होगा, ये वाला भी क्या होगा C प्लस होगा और D माइनस होगा। इसमें होता क्या है कि आयन का एक्सचेंज होता है, यानी कि ये वाला आयन अभी B माइनस के साथ था, अब ये इसके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा है, ये A प्लस किसके साथ जाएगा, D माइनस, मतलब प्लस माइनस के साथ, इसको छोड़ के दूसरा कहीं माइनस दिख रहा है तो उसके पास ये चला जाएगा, इसको भी अच्छा नहीं लग रहा है इसके साथ, ये भी कहा जाएगा इसके साथ चला जाएगा, तो ये आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा AC प्लस BD एक्वस, अब ये भी एक्वस। अब इन दोनों में कोई सॉलिड हो सकता है, लेकिन इधर लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों एक्वस ही रहेगा, ठीक है। अब एक्वस रहने के लिए क्या है, देखो एक्वस मीडियम में इन सॉलिड स्टेट अगर रहेगा, जैसे मान के चलो रिएक्टेंट में एक हम सॉलिड दे दिए, अब सॉलिड में क्या होगा, यहां तो क्या हो रहा है, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है ना, तो सॉलिड स्टेट में क्या हो जाएगा, आयन टूटेगा तभी तो एक्सचेंज करेगा। इसको पानी में डालने के बाद क्या हो जाता है, आयनिक कंपाउंड को अगर वाटर में डालोगे, वाटर में क्या होता है, वो सॉल्युबल होता है। वाटर में क्यों सॉल्युबल होता है, तो वाटर का प्रॉपर्टी ही होता है क्या, बॉन्ड को तोड़ना, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करके एक टर्म होता है, वो काफी ज्यादा हाई होता है, वो आयनिक बॉन्ड को तोड़ डालता है। इसीलिए जब हमको आयन का एक्सचेंज कराना है, इसको पानी में डालेंगे, पानी ले लेंगे हम इस तरह से, ठीक है, इसमें हम डाल दिए, ये वाला रिएक्टेंट डाल दिए और ये वाला भी डाल दिए, जैसे ही पानी में गया ये क्या हो गया, वाटर क्या करेगा, इसका जो बॉन्ड है, यानी बॉन्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जैसे ही पानी में जाएगा A प्लस B माइनस में टूटेगा, और ये किस में टूटेगा, C प्लस और D माइनस में टूटेगा, जैसे आयन में ब्रेक हुआ, आयन का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। और अब ये चीज तुम आप पता कर सकते हो यहां से कि अब इधर जो कोई रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, अब दो रिएक्टेंट में अगर आपको जो हम बताए हैं अभी थोड़ा देर पहले, कौन सॉल्युबल होता है कौन इनसॉल्युबल होता है, तो ऐसा रिएक्टेंट आप ले सकते हैं उधर जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होगा, नहीं ले सकते हैं, लेंगे तो क्या होगा, आयन में टूटेगा ही नहीं, तो कहां से आयन का एक्सचेंज होगा। तो रिएक्टेंट साइड का जो रिएक्टेंट है वो ऐसा कंपाउंड लेंगे जो वाटर में सॉल्युबल होगा 100%, ठीक है। अब इधर हो सकता है आपको कि इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बने, जो प्रोडक्ट होगा इनसॉल्युबल बनेगा, हो सकता है दोनों को दोनों सॉल्युबल होगा, दोनों को दोनों सॉल्युबल होगा तो एक्वस एक्वस लिखाएगा, अगर एक मान के चलो अगर सॉलिड होगा तो यहाँ सॉलिड लिखाएगा, सॉलिड लिखाएगा तो क्या होगा, वो नीचे, अब इसी में मान के चलो सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो क्या होगा, सॉलिड बनने के बाद क्या हो जाएगा, ये नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन होगा तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिसिपिटेट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है, कॉल्ड क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट रिएक्शन, उसी को तो बोलते हैं प्रिसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, ठीक है, उसी में क्या होगा, हमको पीपीटी बनेगा, और इसका क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक्वस मीडियम में होगा, ठीक है ना, एक्वस मीडियम में होगा, अकर इन एक्वस मीडियम। दूसरा ये एक्सो एंडो दोनों हो सकता है, एक्सो एंडो
दोनों हो सकता है, अभी बताएंगे। एक जो एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट का इवॉल्व हो, हीट निकलेगा, उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एंडोथर्मिक बताया ना, मतलब हीट देना पड़ेगा, मतलब रिएक्टेंट के साइड में हीट हमको देना, खुद से देना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक बोलेंगे। जिसमें देखेंगे कि हीट निकल रहा है, उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। जैसे आप गैस पे खाना बनाते हो कि नहीं, गैस ऑन करते हो तो क्या होता है, हीट निकलते रहता है ना, आपको हीट मिलता है ना, तब ना खाना पकता है, चावल दाल जो भी है। तो वहां पे क्या, वो क्या, कौन सा रिएक्शन हो रहा है वहां पे, कंबसन रिएक्शन है। तो कंबसन रिएक्शन क्या हो रहा है तुम्हारा, कंबसन रिएक्शन ऑलवेज क्या होता है, जो थर्मिक रिएक्शन होता है, वहां हीट आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको हीट देना पड़ेगा तोड़ने के लिए। अब उसी में कुकर में आप आलू चढ़ा दिए, आलू का क्या कर रहे हो, डिकम्पोज करा रहे हो, तो वही गैस से हीट जा रहा है, उसको हीट मिल रहा है, तभी तो टूट रहा है ना। एक आलू था गैस में, अब 10 सीटी लगा दी, क्या आलू क्या हो जाएगा, बहुत टुकड़ा में बढ़ जाएगा, मतलब डिकम्पोज हो गया, उसको हीट मिला तो टूट गया। तो जिसमें हीट ले रहा है, लेके टूट रहा है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो ये दोनों हो सकता है, आयन का एक्सचेंज हो सकता है कि एक्सोथर्मिक हो या हो सकता है एंडोथर्मिक हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो क्या होगा, ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि प्रोडक्ट वाला साइड जो होता है वो क्या, थोड़ा सा स्टेबल होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो, इसमें एग्जाम्पल हम आपको दे दें कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी यानी इतना सारा आपको था, कोई भी यानी कंपाउंड ले लो, इतना रेडिकल है। जैसे मान के चलो हम ले लिए ZnSO4, क्या ऐसा लेना कि जो वाटर में इंसॉल्व, वो मत लेना। अगर एग्जाम्पल लेने बोलेगा आपको तो ऐसा मत लेना कि ZnSO4 प्लस AgCl मत ले लेना। अब AgCl लेंगे तो क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल ही नहीं होगा। वाटर में जब सोल्यूबल ही नहीं होगा तो ये आयन में ब्रेक कहां होगा, आयन में ब्रेक नहीं होगा तो फिर आयन का एक्सचेंज कहां से होगा, ठीक है। तो इधर जो भी रिएक्टेंट साइड में लेंगे हम लोग, वाटर में सोल्यूबल लेंगे, तो ऑल नाइट्रेट आर क्या होता है, सोल्यूबल इन वाटर। यहां भी क्या लिखाएगा, एक्वस। यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आयन। अब ये किसमें टूटेगा, इसीलिए देखो पहले बताएं, पहला वीडियो में क्या कहते हैं, ये सब चीज बताएं। अब किसमें टूटेगा ये, Zn का वैलेंसी कितना, 2, मेटल होता है तो 2 प्लस होगा। SO4 पे कितना बताए हैं, सल्फेट होता है, 2 माइनस होता है। Ag का वैलेंसी कितना, 1, तो मेटल होता है तो Ag प्लस हुआ, जितना वैलेंसी उतना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। NO3 पे क्या बताया, नाइट्रेट बोले हैं इसको, NO3 माइनस बोले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इनका एक्सचेंज होगा, Zn2 प्लस से प्लस चार्ज है, ये किसके पास जाएगा, ZnNO3, तो ZnNO3। ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल इन वाटर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्वस। उसके बाद ये किसके पास जाएगा, इसके पास, इसका वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 1 है, तो Ag2SO4 बन गया, Ag2SO4 बन गया। अब ये क्या है, ऑल सल्फेट आर सोल्यूबल इन वाटर एक्सेप्ट Ag, Pb एंड Ba, ये क्या बन जाएगा, सॉलिड। यही क्या हो जाएगा, जैसे ही सॉलिड प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, पीपीटी, सेटल डाउन हो जाएगा। और इसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिसिपिटेट रिएक्शन बोलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि आपको एक इंसॉल्युबल प्रोडक्ट बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेट रिएक्शन बोलेंगे। अब तो रिएक्शन तो कुछ भी आप बना सकते हो, अगर पहला वीडियो में आप देख लिए हो सारा कुछ, रेडिकल कैसे होता है, कैसे कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है, तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट तो कितना भी बना सकते हो अपने से एग्जाम्पल, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट यही था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। पांचवा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और रिडॉक्स, सब साथ में पढ़ेंगे। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या, ऑक्सीडाइज होना, मतलब ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसी को बोलते हैं
ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों बोल सकते हैं। इसी का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, ठीक है। एक चीज याद रखोगे अपने आप हो जाएगा। रेडॉक्स में क्या हो जाएगा, दोनों होगा, बोथ। मतलब बोथ क्या, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए एंड रिडक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, जिसमें दोनों रिएक्शन होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या बोलेंगे, जिस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या, इसका ठीक रिवर्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल देके समझते हैं, एग्जांपल देके समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान के चलो हम लेते हैं C+O2, CO2 गैस। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन है, कार्बन यहाँ पे क्या है, इसके साथ ऑक्सीजन है क्या, इधर नहीं है। अब ये कार्बन यहाँ क्या बन गया, CO2 बन गया, मतलब कार्बन के साथ क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। अब यानी कार्बन का क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। कार्बन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, रिएक्टेंट साइड का ही देखेंगे, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। यहाँ पे कार्बन क्या था, फ्री था। इधर क्या है, कार्बन क्या बन गया, अब पहले अकेला था, अब दुकेला हो गया है। ठीक है, तो मतलब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बना लिया है। ये क्या बन गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, मतलब कार्बन का क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, क्लियर है। जैसे मान के चलो हाइड्रोजन है प्लस Cl2 है, ये क्या बन गया, HCl। हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखते हैं, रिमूव हुआ है कि ऐड हुआ है। तो हाइड्रोजन के बारे में कैसे कहा, हाइड्रोजन थोड़े बोलेंगे हाइड्रोजन HCl बना है, हम थोड़े बोलेंगे हाइड्रोजन के साथ Cl ऐड हुआ है, Cl का तो कोई बात ही नहीं है। तो Cl को देखेंगे यहाँ पे। तो क्लोरीन, क्लोरीन किसमें कन्वर्ट हुआ है, HCl में। अब क्लोरीन के साथ क्या था, यहाँ पे फ्री था, कोई अदर आइटम नहीं था, क्लोरीन ही था। अब इसके साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिडक्शन यानी क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन होगा। बात समझे कि नहीं, बस जो जिसका देखो, अब क्लोरीन है हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन में थोड़ी बोलेंगे क्लोरीन ऐड हुआ है, ऐसा कोई डिफिनेशन है ही नहीं। हाँ, ये बोल सकते हैं क्लोरीन के साथ क्या था, क्लोरीन बेचारा अकेला था ना, इसके पास हाइड्रोजन था ना ऑक्सीजन था। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ऐड हो गया क्लोरीन के साथ, यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ। ठीक है, अब जैसे मान के चलो आपको हम बोल दें CuO प्लस NH3, ये बन जाता है Cu प्लस N2 प्लस H2। ये सब प्रोडक्ट अपने से लिखने के लिए आ जाएगा आपको, जब मेटल और मेटल सब पढ़ लोगे। तो अब यहाँ पे देखो CuO है, हम इसी दोनों में से देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ है। तो CuO यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ है। अब देखते हैं यहाँ पे, अच्छा Cu बेचारा अकेला हो गया। यहाँ पर CuO है, इसके साथ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीजन था, निकल गया, क्या बन गया, Cu बन गया। मतलब यहाँ दुकेला से अकेला हो गया है। और क्या क्या चीज से अकेला हुआ, क्या कौन साथ छोड़ दिया है, ऑक्सीजन साथ छोड़ा है। मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, उसका उल्टा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हुआ। यानी CO का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब देखो NH3 किसमें कन्वर्ट हुआ है, N के साथ हाइड्रोजन था, हम हाइड्रोजन ही तो देखते हैं, या ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन देखे, Cu के साथ ऑक्सीजन है तो Cu बन गया। NH3 है, N के साथ क्या हाइड्रोजन ऐड है, लेकिन यहाँ पे N के साथ क्या है, हाइड्रोजन बेचारा साथ छोड़ दिया।
यहाँ पे क्या बन गया, NH3 से N2 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। मतलब यहाँ पे दो रिएक्टेंट था, एक का रिडक्शन हुआ है, एक का ऑक्सीडेशन हुआ है, एक ही रिएक्शन में। मतलब दोनों चीज हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, कौन सा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर है, ये कौन सा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसमें देखो एक और चीज आप समझो, इसमें क्या है, पूछता है क्या कि जैसे रिडॉक्स रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन आपको दे देगा, कोई भी रिएक्शन दे देगा आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता करना होता है किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। ये पहले बोलेगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, CuO का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। CuO का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और NH3 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, बोल सकते हैं। अच्छा, जिसका, अब याद रखो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इसको आप लिख डालोगे कहीं पे, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। बात समझे कि नहीं, ठीक है। अच्छा, ये चीज समझे। अच्छा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, वो खुद क्या करता है, रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूस इटसेल्फ, ये क्या हो जाएगा, खुद को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज अदर। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस दूसरे को करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। तो ऑक्सीडाइज, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, खुद क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, और रिड्यूस अदर। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अब बताओ, इसमें यही एग्जांपल आपको हम दे दिए हैं। इसमें पूछेगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, NH3 का हुआ। ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। अब इसमें बोलेगा कौन रिड्यूस हुआ है, इसमें बोलेगा कौन रिड्यूस हुआ है। तो कौन रिड्यूस होता है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होता है। तो कौन रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पर, CuO है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस मतलब क्या है, ऑक्सीजन का निकलना, रिड्यूस होना मतलब ऑक्सीजन का निकलना, रिड्यूस हुआ है। ये रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या है, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट ये है, ये इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद क्या हुआ है, खुद 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 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हुआ है, खुद रिड्यूस हुआ है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस किया है। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। चलो इसी दोनों से चेक करना है। अब इसमें क्या है, Mn है, मेटल होता है। Mn क्या होता है, मेटल होता है। अब इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखो तो यहाँ Mn, ये बन गया, ऑक्सीजन था इसके पास, ऑक्सीजन निकल गया, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, मतलब क्या हुआ, इसका रिडक्शन। HCl किसमें हुआ, Cl के साथ देखो हाइड्रोजन था, Cl को पकड़ेंगे, Cl के साथ क्या है, हाइड्रोजन है। Cl किसमें गया है, अरे हाइड्रोजन निकल गया। तो हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन।
इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। जब ये रिडक्शन हुआ है तो MnO2 क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA। ऑक्सीडेशन जिसका हुआ है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? HCl हुआ है ऑक्सीडाइज। कौन रिड्यूस हुआ है? MnO2 रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है तो खुद क्या हो जाएगा? ये खुद क्या होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। बात दिमाग रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरा कौन यहाँ पर? दूसरा है HCl, इसको ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी खत्म, रिडॉक्स भी खत्म। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अच्छा। जैसे एग्जाम्पल कर लो आप। ठीक है, जैसे H2S प्लस Cl2, H2S प्लस Cl2, ये बना है HCl प्लस S। बताओ, अब यहाँ सल्फर के साथ क्या हाइड्रोजन है? ठीक है, सल्फर देखते। अच्छा लो, हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन का निकलना मतलब इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। Cl2, Cl अकेला है, अरे हाइड्रोजन ऐड हो गया, मतलब Cl का क्या हुआ? रिडक्शन। यही पकड़ना है। Cl है, देखना Cl है, Cl के साथ H ऐड हुआ। यहाँ H को नहीं पकड़ना है, H के साथ जो है उसको देखना है, वो इसके साथ H है ना, H के साथ S नहीं है, S के साथ H है और S यहाँ पर फ्री हो गया है, ये देखना है आपको। ठीक है, ये रिडक्शन हुआ, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन एजेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। मतलब ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? ठीक है, विच वन ऑक्सीडाइज? तो क्या हो जाएगा? H2S ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, कौन रिड्यूस हुआ है? तो Cl2 रिड्यूस हुआ है। ठीक है, क्लियर होगा? हमको लगता है क्लियर हो चुका होगा। ठीक, अब देखो थोड़ा सा बैलेंसिंग के बारे में बताएंगे आपको हम। ठीक है, बैलेंसिंग वाला बात को समझ ही लेते हैं। ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, देखो बैलेंस करने का बहुत सारा मेथड है। ठीक है, तो बैलेंस करने का सबसे आसान मेथड हमको जो लगता है, ठीक है, इसका कुछ 4 रूल है। एक रूल बना देते हैं हम। क्या सबसे पहले क्या करोगे? मेटल को बैलेंस करोगे। अब आपको मेटल पहचानने आ ही गया होगा कौन सा मेटल है, नहीं है। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करोगे। बैलेंस फर्स्ट स्टेप 1, ये स्टेप क्या है? 1 है। ठीक है, बैलेंस मेटल। स्टेप 2, बैलेंस नॉन मेटल। मेटल में क्या हो जाएगा? जो भी मेटल है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, सब का सब क्या है? मेटल ही है। और नॉन मेटल क्या है? ग्रुप 14 के बाद, 14 से लेके ग्रुप 17 तक सब क्या है? नॉन मेटल है। पता है, ये सब रट लोगे आप। तीसरा, अच्छा नॉन मेटल को छोड़ के, ऑक्सीजन में नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, यहाँ पे एक्सेप्ट सेकंड स्टेप में एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो थर्ड में क्या करेंगे? बैलेंस ऑक्सीजन। फोर्थ में क्या करोगे? बैलेंस हाइड्रोजन। एक काम करोगे क्या? अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बैलेंस करने के लिए आ रहा है, कंबसन वाला रिएक्शन का, अगर कंबसन रिएक्शन का आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबसन रिएक्शन का बैलेंसिंग आ रहा है, इसको खाली पलट देना आप। ठीक है, अदरवाइज यही रूल चलेगा।
जैसे मान के चलो हम बोल दें आपको CH4 प्लस O2, देखो कंबसन रिएक्शन है, ये क्या मीथेन है, मीथेन प्लस O2 क्या होता है, ऑलवेज CO2 प्लस H2O, कंबसन रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, O2 के साथ रिएक्शन, इसको क्या थोड़ा सा हीट दिए हैं, CO2 प्लस H2O बना है। हम क्या बोले हैं सबसे पहले, देखो तो सबसे पहला मेथड क्या बोले, मेटल, इसमें मेटल है क्या, कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है मेटल। तो चलो दूसरा स्टेप क्या है, बैलेंस नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या है, यहाँ पे कार्बन है, एक ही कार्बन है, यहाँ भी एक ही कार्बन है, बैलेंस हो चुका। हम क्या बोले थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन वाला कंपाउंड रहेगा, CH4 मीथेन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कंबसन का अगर रहेगा ना तो इसको खाली पलट डालना, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। नहीं तो इस मेथड से भी करोगे तो आराम से होगा, लेकिन जल्दी हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को पहले कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है इधर, 4 हाइड्रोजन है, तो 2 H2O कर देंगे, 2 2 4 हो गया। ठीक है, अब कितना ऑक्सीजन है राइट साइड में, 2 प्लस 2 4, यहाँ पे क्या कर दें, 2O2 हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो बहुत को, देखो हमको तो सबको लेके चलना पड़ेगा ना, ठीक है, हम एक थोड़ा सा इसको डिटेल में समझा रहे हैं। अब देखो जैसे मान के चलो आपको हम बोल रहे हैं कि 4NO2, 4NO2, जो बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं उसको भी लेके चलना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब जैसे 4NO2 है, इसमें कितना नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, ये कोफिशिएंट क्या है, ये कोफिशिएंट होता है, और ये क्या है, ये आपको 2 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन कितना है ये पता करने के लिए कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो कितना ऑक्सीजन है इसमें, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है। जैसे आपको बोल दें हम 5S3PO4 ऐसा है कहीं पर, तो अब इसमें कितना हाइड्रोजन है बताओ, 5 3 जा कितना हो गया 15, कितना फास्फोरस है, 5 इंटू फास्फोरस का तो कुछ नहीं, तो 1 ही है, तो 5 फास्फोरस है। ठीक है, यहाँ 15 हाइड्रोजन है, ठीक है, 5 फास्फोरस है। ऑक्सीजन कितना है, 5 इंटू 4 20 ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो देखोगे यहाँ पे क्या लगा हुआ, यहाँ पे कुछ लगा हुआ तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे लगा तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक नहीं है तो एक 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा ना। जैसे मान के चलो आपको हम बोल दें 5H2O, कितना हाइड्रोजन है जी इसमें, 5 2 जा 10 हाइड्रोजन है, और इसमें ऑक्सीजन कितना है, 5 ऑक्सीजन है। ये सब पता है ना, आप ये सब पता होना भी चाहिए। ठीक है, तो जो नहीं पता था उसको भी हम समझा दिए हैं। तो यहाँ पर वही चीज किए हैं, जैसे पहले CH4 था, हम क्या किए, पहले मेटल तो इसमें है नहीं, मेटल की तो बात ही नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉन मेटल कहाँ, ठीक है, तो नॉन मेटल CH4 प्लस O2 है, तो CO2 प्लस H2O बना था। तो पहले कार्बन को देखे, कार्बन एक था तो कार्बन को एक बना दिया यहाँ पे, उसके बाद हाइड्रोजन को डायरेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस किए, मतलब कार्बनिक कंपाउंड में जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एसिड, एस्टर, ये सब का कंबसन अगर रहेगा तो सीधे पहले क्या करोगे, कार्बन को बैलेंस करोगे। दिमाग में रखो, जो भाई जो फंक्शन ग्रुप बोले हैं अभी हम, उसमें सबसे पहले क्या करोगे, कार्बन को करोगे, कार्बन को करने के बाद किसको करोगे, हाइड्रोजन को करोगे, तब ऑक्सीजन को करोगे, ऑक्सीजन का तब राइट साइड में ऑक्सीजन काउंट कर लोगे, यहां मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ रहे हो ना, ये कार्बनिक कंपाउंड का हो गया तो वो बैलेंस करने कंबसन का। ठीक है ना, अब जो अदर है इसी रूल से चलेंगे हम। ठीक है, सबका एग्जांपल लेके समझाते हैं, पहले कार्बन वाला लेके चलते हैं। जैसे मान के चलो हम आपको बोल दें, जैसे हम आपको बोल दें कि C3H8, ये जो अब तो इतना तो हो गया, तो ये सब जानते होगे क्या है, प्रोपेन है, C3H8, ठीक है, प्लस O2। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसको बैलेंस करना है, क्या अल्केन है, अल्कीन रहता, कुछ भी रहता, तो कितना कार्बन है यहाँ पे जी, 3 कार्बन है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3CO2 लिखेंगे। कितना हाइड्रोजन है इधर, 8 हाइड्रोजन है, 8 का आधा, 8 का आधा का क्या लिखोगे यहाँ पे, वाटर, 4H2O, मतलब प्रोडक्ट बनता CO2 प्लस H2O बनता ना जी, रुको, चलो ये प्रोडक्ट बना CO2 प्लस H2O, बैलेंस करना। हम क्या बोले, सबसे पहले कार्बन को करोगे, 3 कार्बन है यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, यहाँ 3 लगा हुआ, 3 कार्बन है। अब यहाँ पे क्या एक ही कार्बन है,
एक से 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर नहीं लगाते हैं मल्टीप्लाई, सब यहाँ पे लगाएंगे कोफिशिएंट में, यहाँ 3 लगा दिए। अब देखो 3 कार्बन हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, उसका क्या बोले थे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसमें हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कितना है, 2 ही हाइड्रोजन है। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 4 2 8 हो गया, हाइड्रोजन मैच कर गया। अब बोले थे इधर ऑक्सीजन देखो काउंट करो कितना हो जाएगा, हम ऑक्सीजन काउंट करने के लिए बताए तभी, कितना हो जाएगा 3 into 2 कितना हो गया 6 ऑक्सीजन इस कंपाउंड में है। और इसमें देखो तो कितना ऑक्सीजन है, यहाँ 4, इसका सफिक्स तो 1 ही है, यहाँ कितना हो जाएगा 4O, कितना हो गया 10 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, 10 ऑक्सीजन, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ऑक्सीजन 2 है पहले से, तो बाय 2 करेंगे कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 2 जा 10 ऑक्सीजन हो गया। हम ये बोल रहे थे इसको बैलेंस करने का ये तरीका है, पहले हम खाली इसको पलट डालेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला रहेगा अगर बैलेंसिंग, तो पहले इसको कर लेंगे तब इसको करेंगे, ये तो करेंगे ही, पहले तो कार्बन को तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कोई रहेगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा, जैसे हम आपको बोल दें Al4C3 प्लस H2O, ये बनता है AlOH होल थ्राइस प्लस CH4, इसको बैलेंस करना। तो आते हैं रूल बाय रूल, पहले क्या बोले मेटल को बैलेंस करते हैं, कितना है मेटल, इधर क्या है एल्युमिनियम है ना, मेटल ग्रुप 13, एल्युमिनियम क्या है मेटल है, ये मेटल है, कितना मेटल है यहाँ पे 4 मेटल है, इधर कितना है एक ही मेटल है, क्या लगा दिए 4 लगा दिए। ठीक, उसके बाद नॉन मेटल क्या है, यहाँ पर कार्बन है, नॉन मेटल कितना कार्बन, इधर 3 कार्बन है, इधर क्या लगा दोगे 3 कार्बन लगा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, अच्छा ये भी चेक करोगे, पहला तो कर लिए तो ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा पहला 4 से मल्टीप्लाई कर दिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा अगर यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करने गए हो तो फिर से एक बार चेक कर लोगे एल्युमिनियम तो कहीं डिसबैलेंस नहीं हो गया है, मतलब दूसरा स्टेप करने के बाद एक बार पहला स्टेप पे जाना है, कहीं पहला स्टेप तो डिसबैलेंस नहीं हो गया है, अगर हो गया है तो फिर से चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, नहीं हुआ तो आगे बढ़ेंगे, अगला स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पे कोई डिसबैलेंस नहीं हुआ है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो आप किस पे जाएंगे ऑक्सीजन पे जाएंगे। तो ऑक्सीजन कितना है इधर देखो, तो जिधर ज्यादा ऑक्सीजन उधर काउंट करो, इधर कितना ऑक्सीजन है अभी बताए हैं, देखो ये ब्रैकेट के इनसाइड है ऑक्सीजन, तो इस पे भी 3 है, हाइड्रोजन पे भी 3 है ये, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन ब्रैकेट के इनसाइड है ना, ब्रैकेट के बाहर ना 3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो 3 है ही, अब प्लस ये कोफिशिएंट तो है ही, यानी पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा कितना हो गया 12, 12 ऑक्सीजन के यहाँ पे क्या है O है, तो 12 ऑक्सीजन इसमें हो गया, इसमें तो है ही नहीं ऑक्सीजन, यानी कितना ऑक्सीजन है 12 ऑक्सीजन है। अब इधर ऑक्सीजन 12 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, तभी तो 12 इंटू 1 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 12 ऑक्सीजन। अब कितना, अब हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। अब देख लेते पहला, फिर से पहला स्टेप चेक करते हैं, क्या मेटल 4 मेटल, नॉन मेटल 3 कार्बन 3 कार्बन, ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अब बचा हुआ लास्ट में, हाइड्रोजन चेक करते हैं, तो हाइड्रोजन कितना है देखो 12 2 जा कितना 24, इधर कितना हाइड्रोजन, अच्छा इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें कितना हाइड्रोजन है जी देखो 12 हाइड्रोजन इसमें है, इसमें कितना हाइड्रोजन है देखो तो 4 3 जा 12 और 12 इंटू 1 कितना होगा 12, यानी 12 प्लस 12 कितना हो गया 24, इधर भी 24 है, मतलब बैलेंस हो गया। ठीक है, जैसे मान के चलो हम आपको बोल दें FeS2 प्लस O2, ये बनता है Fe2O3 प्लस SO2, ठीक है ये बनता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो, यहाँ पे सिंपल सा वही चीज करेंगे, आयरन, आयरन क्या होता है मेटल होता है, इधर कितना है रिएक्टिविटी सीरीज में आता है जो भी सब मेटल ही है, तो आयरन क्या है मेटल है, Fe क्या है एक ही है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 है तो क्या करेंगे सबसे पहले इससे कोफिशिएंट 2 लगा देंगे, 2 आयरन कर दिए। ठीक, उसके बाद आते नॉन मेटल पे, क्या है ग्रुप 16 है सल्फर, ओ से तेपो, ऑक्सीजन वाले फैमिली में आ रहा है, क्या है नॉन मेटल है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, क्यों क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,6, तो ग्रुप 16 से आ रहा है, ग्रुप 16 वाला क्या होता है नॉन मेटल होता है, ये नॉन मेटल है। यहाँ पे कितना नॉन मेटल हो गया आप देखो तो 2 2 जा 4 हो गया नॉन मेटल, यहाँ चेक करोगे ठीक से, यहाँ पे कोई लगा हुआ तो नहीं है, 2 2 जा 4 नॉन मेटल हो गया,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक ही नॉन मेटल है, यहाँ पे क्या लगा देंगे 4। अब किसको बैलेंस करेंगे, जिधर ज्यादा ऑक्सीजन उधर पहले देखो, इधर कितना ऑक्सीजन है जी, 3 ऑक्सीजन इसमें है, और इसमें कितना है 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है, तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया 11 ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, अब इसको 11 कैसे करोगे, यहाँ पे तुमको, यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 11 है, जहां पे ऑड, ये इवन ऑड का चक्कर होगा, इवन ऑड का चक्कर होगा, वहां पे फ्रैक्शन यूज करोगे। ठीक है, जहां पे, यहाँ पे देखो इवन नंबर है, यहाँ ऑड नंबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रैक्शन यूज करेंगे। यहाँ पर हमको 11 ऑक्सीजन बनाना है, यहाँ पे क्या 11 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 11 ऑक्सीजन बनाना है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 11/2, और ये 2 कट गया, दिमाग में रखेंगे, 2 काटेंगे नहीं, 2 काटेंगे नहीं, दिमाग में रखेंगे, 2 कट गया, तो कितना हो गया 2 कैंसिल हुआ, तो कितना हो गया 11 ऑक्सीजन, इधर भी 11 ऑक्सीजन, लेकिन 2 कटेगा नहीं। ठीक है, दिमाग में खाली रखना है, 2 कैंसिल होके क्या बन जाएगा 11 ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ फ्रैक्शन रखते नहीं है, बैलेंसिंग में हम लोग फ्रैक्शन नहीं रखते हैं, पहले फ्रैक्शन जब नहीं रखेंगे, इसको इक्वल टू समझो, इक्वल टू में जैसे मान के चलो तुमको 2x = 4 + 3y रहता था, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 4x = तो इधर भी 2 से कर सकते हैं 8 + 6y कर सकते हैं कि नहीं, उसी तरह से इक्वल टू समझो, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी पूरे रिएक्शन को जो फ्रैक्शन में है जनरली 2 ही आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 4FeS2 प्लस ये 11, 2 × 11/2 क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, 11O2, यहाँ क्या हो जाएगा 2Fe2O3 प्लस 4 8SO2, ये बैलेंस हो गया। चेक कर लो आप। ठीक है, जैसे जैसे मान के चलो एक और एग्जांपल दे रहे हैं, MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। चलो मेटल, मेटल क्या है Mn है, यहाँ एक Mn, यहाँ भी एक Mn, यहाँ उसके बाद नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के क्या है क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है ग्रुप 17, ग्रुप 17 क्या होता है नॉन मेटल ही होता है, Cl एक है, यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ 2 Cl, सबको देखोगे, ये नहीं कि एक ही नजर पड़ा उसको करके निकल गए, सबको देखोगे नहीं, यहाँ भी Cl2, यहाँ इसमें नहीं है, इसमें 2 4 Cl2 है, यहाँ पे क्या लगाओगे 4 Cl, तब ना 4 Cl हो जाएगा। अब क्या बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है जी, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 लगा दिए, 2 2 जा 4 हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ओ यहाँ 2 ऑक्सीजन है ही, वो तो गया। ठीक है, तो ये बैलेंस करने का तरीका है, यही यूज करोगे बैलेंस में। ठीक है, बाद बाकी और एग्जांपल दे क्या कर लोगे। ठीक है, तो यहां से आपको खत्म हुआ, आपको बैलेंसिंग तक, हाउ टू बैलेंस कैसे करते हैं ये खत्म हुआ। अब ठीक है, अब देखेंगे आगे जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा, जो पढ़ाना होगा। ठीक है, चलो थैंक यू। वीडियो अगर देख रहे हो अच्छा लगता है, थोड़ा सा कमेंट वमेंट भी कर दिया करो, और शेयर भी कर दिया करो, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। चलो थैंक यू।